बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए के स्टूडियो से इफ्तिखार अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब, पीजे मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, मुल्क मुआशी एतबार से जिस संगीन सूरत हाल से दोचार है, इसकी ज़िम्मेदार वो हुकूमती पॉलिसी हैं जो आपके इल्म में हैं। अब ये तासर क्या दुरुस्त है कि ये हालात ख़राबी की तरफ और जाएंगे? ख़ास तौर पे जब कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश किया गया तो लोगों के ख़दशात और बढ़ गए। अब इन तमाम सवालात का जवाब हासिल करने के लिए हमने कोशिश की कि बरतानिया में मुकीम साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और सेनेटर इसहाक़ डार साहब से बात कर ली जाए, ताकि जो सवालात आपके ज़हनों में हैं हम उनसे पूछ लें, ताकि आपको बातों की ज़्यादा बेहतर समझ आए। जनाब इसहाक़ डार साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड ऑफ यू जी। इट्स ए प्लेजर टू जॉइन ऑल ऑफ यू। आपको भी सब साथियों को सलाम एंड गुड टू सी ऑल ऑफ यू। शुक्रिया आपका। सर, क्या जो पाकिस्तान में एक तासर दिया जा रहा है कि हमने जो फ़ैसला किया IMF के कहने पर, इससे हमारी माली खुद मुख्तारी भी मुतासर होगी? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इफ्तिखार साहब, बात यह है कि ये पाकिस्तान पहली दफ़ा IMF का प्रोग्राम नहीं इसने लिया। 2 दर्जन के करीब प्रोग्राम हो चुके हैं, गालिबन ये 23वां प्रोग्राम है। और पूरी तारीख पाकिस्तान में डिक्टेटर्स हों या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हों, सब ने प्रोग्राम्स लिए। तो मैं समझता हूं कि ये आपकी नेगोशिएशन स्किल पे डिपेंड करता है, ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ये को आप अगर एक कंट्री को बैलेंस्ड रखें, आपका रेवेन्यू ग्रोथ ठीक हो, आपके एक्सपेंडिचर ठीक हो, आपका फिस्कल डेफिसिट जो एग्री हो उसके अंदर हो, तो वो तो आपके ऊपर इम्पोज नहीं करते कि इसके बावजूद जाएं और आवाम के ऊपर 375 अरब के नए टैक्सेस लगा दें। ये आपकी अपनी फेलियर है जहां तक है। जहां तक ये स्टेटमेंट जो आप फरमा रहे हैं कि जी सिक्योरिटी इश्यूज कॉम्प्रोमाइज होती हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो वर्स्ट प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में वक्त था वो था जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और दुनिया बैनुल अक़वामी जो बरादरी थी वो पाकिस्तान को एक सबक सिखाना चाहती थी, आपको याद होगा। और ये प्रोग्राम सस्पेंड हुआ उस वक्त जो चल रहा था। और मुझे जब वज़ारत ख़ज़ाना का कलम दिया तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ना पाकिस्तान में किसी चीज़ की लाइनें लगने दी, ना किसी की कमी आने दी। जैसे कि सैंक्शंस जिन मुल्कों में लगती है, इराक, सीरिया, शाम, आपने देखा। तो बात यह कि ये आपके अपने ऊपर है कि ये इन्होंने जो प्रोग्राम उनसे नेगोशिएट किया है, जो इन्होंने प्रोग्राम जो है वो एक्सेप्ट किया है, वो उसके पैरामीटर्स ही ठीक नहीं है। आपने अपनी करेंसी को खुला छोड़ दिया, आपने इंटरेस्ट रेट आसमान पे ले गए, आपने मुल्क पाकिस्तान में इकोनॉमी को ग्राउंड कर दिया। अब हम आधे रास्ते में आके ये वही हुआ है। बाय द वे, पाकिस्तान की तारीख में वन एंड ओनली प्रोग्राम जो IMF का मुकम्मल हुआ, डिक्टेटर्स भी मुकम्मल नहीं कर सके, जिनको कोई नहीं पूछता था, वो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का 20, 13, 16 का प्रोग्राम। हमने तमाम अपने रिफॉर्म्स पूरे किए, हमने अपनी चीजें डिलीवर की। हम और वो वक्त आ गया कि ये तो कहते हैं ना वो मसाइल करते हैं, वो पाकिस्तान में चल के आए। डॉक्टर साहब, मैं आप पे एक क्रिस्टल लगार्ड जो MD थी वो आई, प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक आया, कॉम्प्लीमेंट किया सारी दुनिया ने पाकिस्तान साहब, मैं तो आपसे एक और सवाल करके इस डिबेट को आगे ले जाना चाहता हूँ। ये आपने भी बात की अपना फिजिकल कंट्रोल की कि आपने बड़ा कंट्रोल रखा। आपके निकात ये कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है कि जो डॉलर की कीमत को आपने काबू में रखा हुआ था। वो कहते हैं कि वर यू स्वीपिंग द डर्ट अंडर द कारपेट? नो, नॉट एट ऑल। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तमाम दोस्तों को दावत देता हूं कि वो आए, आपके प्रोग्राम में बैठे, आपके साथ, मेरे साथ आप मुनाजरा करें। आप देखें, 3.5 हो गए हैं। एक जो है ना जी ब्लेम गेम, वो तो हमारे मुल्क में खत्म नहीं होता। जब भी ऐसी कोई चीज आती है मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। आज 3.5 हो गए हैं, स्टेट बैंक इनके कंट्रोल में है। दे देना सारा डाटा कि जी ये रिजर्व मेंटेन करने के लिए जो डॉलर था, ये कहते थे $2 बिलियन अ मंथ इसहाक़ डार खर्च करता है स्टेबल रखने के लिए। टोटल झूठ। आपको जितने हमने मार्केट इंटरवेंशन की हैं
उससे कहीं ज्यादा ये 3.5 साल में कर चुके हैं। दे हम हमारे नंबर भी दें, अपने नंबर भी दें। देखिए ये मिसमैनेजमेंट है। इनको नहीं पता कि इसकी कितनी बड़ी कीमत अवाम अदा कर रही है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है, जो इन्होंने मादर पिज़्ज़ा आजाद छोड़ दिया रुपए को गिरने के हालात में, और डिवेल्यूएशन डिक्टेटेड डिवेल्यूएशन एक्सेप्ट की, और अच्छा, उससे कहीं आगे चले गए। तो बात यह जी कि ये ब्लेम तो बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। नंबर्स देना कौम को कि जी ये स्टेट बैंक में इन्होंने इंटरवेंशन की थी, और अपने भी नंबर्स देते हैं। अच्छा, तो हार्डली $6 बिलियन की अगर इंटरवेंशन है 5 साल में, उसमें नाइदर है नॉट देयर। आप लोगों को मुफ्त तो डॉलर नहीं दे दिए। ओके, ₹1 का फर्क होता है बाइंग सेलिंग का। कोई दूसरा मुल्क आके आपकी कंट्री की रिक्वायरमेंट जो है, जो डिमांड और जो सप्लाई है, उसको कोई और कंट्री तो मीट नहीं करेगा। आप ₹200 का डॉलर भी करना है। ओके, ये फेल्ड पॉलिसी है इफ्तिखार साहब, ये फेल्ड पॉलिसी है, मिसमैनेज्ड है। इसाक डार साहब, पीजे मीर है। ये मुझे बताइए, ब्लेम गेम की जब हम बात करते हैं, बकौल आपके एक इंटरव्यू में आपने कहा कि पाकिस्तान वर्स्ट इकोनॉमिक आप कह लो एक टेरेन से गुजर रहा है। आपका क्या ये कहना सही है कि हमारी जो IMF से नेगोशिएशंस 9 महीने चली हैं एंड डिलेड इन डिस्कशंस, डू यू थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस एंड आप कह लीजिए माइनर रीजंस फॉर द डाउनफॉल ऑफ द इकोनॉमी? एंड सप्लीमेंट्री, हाउ मच कैश डू वी नीड टू रीफ्लोट आवरसेल्व्स? 75 बिलियन, इज दैट इनफ? देखिए मीर साहब, एक तो ये है कि ये इनडिसाइसिव गवर्नमेंट है, ये अपने फैसले नहीं कर सकी। इनके लीडर ने ये कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, एक छोड़े कि ये तजब्जुब में रहे कि जाएं कि ना जाएं। जब गए तो नेगोशिएशन करनी नहीं आती। भाई हम भी तो वही पाकिस्तान के नुमाइंदे थे ना, हमारे साथ क्यों ऐसा मसला नहीं हुआ? इन्होंने तो उनकी तमाम डिक्टेशन लेके वो तमाम चीजें की जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। अपने वैसे मैनेजर्स किया कि रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया, उससे महंगाई का तूफान उठा, उसको कंट्रोल करने के लिए 13.25% पे इंटरेस्ट रेट को लेके उसमें तमाम इंडस्ट्री को बिठा दिया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव चली गई। तो ये जो प्रोग्राम अभी जो डिरेल हुआ है, क्यों डिरेल हुआ है? इसकी वजह यह है कि ये अपने किए हुए मुआहदे पर ये परफॉर्म नहीं कर सके, और सबसे बड़ा जो उसमें फ्लॉ है कि ये आमदनी को नहीं बढ़ा सके। इन्होंने पब्लिकली भी कमिट किया था कि मैं मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में डबल किया, मैं 1 साल में डबल करूंगा। आई एम श्योर आपकी लाइब्रेरी में स्क्रीनशॉट्स होंगी इमरान खान साहब के बयान की। और चले वो तो छोड़ें, जो इन्होंने बजट में डिक्लेयर कर करके इन्होंने कहा जी इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, ये नहीं कर सकते। अखराजात इनके कंट्रोल में रहे, आमदनी बढ़ी नहीं। 3 साल जो डबल करना था, हमारा एवरेज 20% सालाना था, इनका एवरेज 7.5% सालाना, और अखराजात में इनका बेपनाह इजाफा हो चुका है, और उसमें अक्सर गलती की वजह से हुआ। मसलन एक मोटी मिसाल दे देता हूं कि अगर ये इंटरेस्ट रेट्स को काबू में रखते, जो कि इनकी अपनी गलती की वजह इन्फ्लेशन पीक की, तो इनका जो 1500 अरब ये करीबन उस पर जाया इन्होंने किया सालाना इंटरेस्ट रेट में, जब 13.25% पे लगे। सेनेटर साहब, बुखारी साहब भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। सलीम बुखारी साहब। जनाब इसहाक डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी हूँ। मुझे बताइएगा, ये जो एक तासुर कायम हुआ है कि जो बिल पास हुआ है उसके ज़रिए हमने जो स्टेट बैंक है इसको एक तरह से आउटसोर्स कर दिया है, और आलम खान जो PTI के रहनुमा है वो ये भी कह रहे हैं बबांगे दोहल 3-4 इंटरव्यूज़ में कि अब जो दफाई अकाउंट्स हैं, यानी हमारी अफवाज के जो अकाउंट्स हैं, वो भी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी होंगे IMF के। प्लीज एक्सप्लेन इट फॉर आवर व्यूअर्स, व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन? मैं बुखारी से वर्ज करता हूँ। मैं इससे जो कुछ हुआ है, मैं इसकी भरपूर मुखालफत कर रहा हूँ। इस हुकूमत ने गालबन मई पिछले साल ये एक बिल पास किया, और मई में जब इन्होंने अपना कैबिनेट से पास किया, यानी पार्लियामेंट में ले जाने के लिए इस बिल को, तो मैं उस वक्त से शोर मचा रहा हूँ। मैंने आर्टिकल भी लिखा नवंबर में, इसके खिलाफ मैंने अपने वीलॉग्स किए। तो इन्होंने सिर्फ इतना किया कि दोबारा ये आप कैबिनेट में लेके गए, और इन्होंने जो गवर्नर की रिमूवल, गवर्नर की अपॉइंटमेंट, गवर्नर की इम्यूनिटी के बारे में तो इन्होंने चीजें यानी चेंज की हैं। लेकिन मेरा मसला 2 बुनियादी मसले हैं। एक ये है कि सेंट्रल बैंक हमारा है, ये किसी और मुल्क में मुझे दिखाएं कि इस सेंट्रल बैंक में जो उसकी यानी आजादी, जिसका नाम आजादी है, ये आजादी नहीं है, ये हमारी स्टेट सॉवरेनिटी पे एक बहुत बड़ी ज़रब है। और मैंने अभी कल भी पब्लिक मैसेज दिया कि मैं कमिट करता हूं कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इसको रिवर्स करेंगे। वाई? आपके मुल्क में या किसी मुल्क में भी
आपकी जीडीपी ग्रोथ इज द मेन इंडिकेटर। अगर आपने ग्रोथ करनी है और उसी से आपके लोगों को रोजगार मिलेंगे, गुर्बत में कमी आएगी, इन्फ्लेशन काबू में आएगी, आपका मुल्क फलेगा फूलेगा, डेवलपमेंट होगी। वो हमारा एक प्रायोरिटी एरिया था स्टेट बैंक के लॉ में, 1956 के लॉ में। इन्होंने उसको लो यानी चेंज कर दिया उस प्रायोरिटी को। एक दूसरा, भाई ये पाकिस्तान की कौम का सेंट्रल बैंक है, ये पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, उसका राइट है कि अपने सेंट्रल बैंक को जो इस्तेमाल वो करना चाहें वो उसको करें। अब ऑलरेडी ये था कि हम जो भी बोरिंग होती थी सेंट्रल बैंक की, 2018 तक की बात कर रहा हूं, हम हर क्वार्टर के एंड पे जो सेमाई होती है उसमें उसको जीरो करते थे। इन्होंने कहा कि आप सेंट्रल बैंक को टच ही नहीं कर सकते। उसका नतीजा आपने देख लिया। ये अभी पिछले 2 महीने के अंदर, जबकि ट्रेडी बिल पॉलिसी रेट नीचे था 8.5 के करीब, इन्होंने करीबन 2 से 2.25% ज्यादा दे के बैंकों से इन्होंने ट्रेडी बिल बेचे। नो, दिस इज नॉट हर्ड ऑफ। ये फ्यू $100 बिलियन का लॉस है पाकिस्तान को। तो बात ये है कि अगर हमें अपना काम नहीं करने आते, मैं डिसऑनेस्टी को छोड़ देता हूं, अगर अपने काम नहीं करने आते तो उनको क्या परवाह है? वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो, एक एडमी कुव्वत है। मुसल्लह अफवाज वाली बात रह गई। मुसल्लह अफवाज के अकाउंट सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी होंगे IMF की, ठीक है। मैं ये बिल्कुल इन्होंने तय किया है कि हम तमाम अकाउंट्स जो हैं वो भी देंगे। उसमें इन्होंने देखें बुखारी साहब, जो एक होती है उसको कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो सॉवरन लायबिलिटी होती है। लेट्स से कि मेरी सिक्योरिटी अदारों ने 15 साल की किस्तों में कोई चीज खरीद ली है और 15 साल पेमेंट करनी है। वो जो बाहर का जो सेलर है ना, जो आपके सिक्योरिटी अदारों को सामान बेचा, ये बहुत गवर्नमेंट पे ओवरऑल अप्लाई करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक उसको गारंटी देती है, उसको कहते हैं सॉवरन गारंटी। वो आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है और आप वो गारंटी देते हैं उस सेलर को जो पाकिस्तान को चीज बेच रहा है कि ये पेमेंट तो वो ही अदारा करता है ना अपने पैसों से, अगर नहीं होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे करेगी। अब वो जो नंबर था वो हमने कभी पब्लिक नहीं किया और वो 1236 अरब थे जब 2018 में हमने छोड़ा। आज 3.5 साल में एक तो कंटिजेंट लायबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की 100% एग्जैक्टली डबल हो चुकी है, 2472 अरब पे खड़ी है। सेनेटर इन्होंने ये तय कर दिया है और कल काबीना ने और ये भी कर दिया कि जो उसको हम पार्लियामेंट में ले करेंगे सारी तफसील को, यानी पब्लिक दुनिया देखेगी, उसमें सब कुछ आएगा जो आप फरमा रहे हैं। इसाक डार साहब, इससे पहले कि मुझे ब्रेक पे जाना हुआ, मेरे पास 2-1 मिनट हैं और हमारे कुलीग हैं जावेद साहब, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं ताकि वो भी सवाल पूरा कर लें और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी जावेद। अच्छा डार साहब, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इन्फ्लेशन है जो पिछले 2.5-3 साल से डबल डिजिट से भी ऊपर जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी बहुत हाई हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी बहुत ज्यादा है। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह की सिचुएशन में जहां आप इकोनॉमिकली कोलैप्स होते जा रहे हैं, किसी भी हुकूमत के लिए आने वाली के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुआशी तौर पे इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगी। तो आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, ये आपने बिल्कुल, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो आवाम का सबसे मसला है वो इन्फ्लेशन का है। और ये इस वक्त जो इन्फ्लेशन इनकी लेटेस्ट नंबर है वो 12.3% है हेडलाइन इन्फ्लेशन, और इनकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो 20% क्रॉस कर गई है। इनकी होलसेल प्राइस इंडेक्स 26% से क्रॉस कर गई है और फूड इन्फ्लेशन करीबन ये 9% के करीब है। नो, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ये लोगों को तकलीफ दे रही है और उसकी बुनियादी रीजन इंटरनेशनल प्राइसेस की ये चीजें नहीं है। उसकी बुनियादी वजह है कि जो हमने रुपए को, आप कोई चीज ले लें, आप वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं तेल, अगर आज ये 120 रुपए में खरीदे होते आप लीटर और आज आपकी 46% डिवैल्यूएशन ना होती इस गवर्नमेंट के दौरान तो आपको 46% सस्ता पड़ता। तो क्योंकि रुपए में आपने कैलकुलेट करना है ना उसकी खरीद यानी फरोख्त के लिए। तो बात ये कि ये एक पूरे का पूरा साइकिल है जिसको ठीक करना पड़ेगा। तो हमें कैसे पीछे जाएगा? क्या डॉलर की प्राइस पीछे जाने का चांस है? इस कौम को उम्मीद है कि डॉलर नीचे आ जाएगा? मैं सिर्फ देखिए, मैं हवा में बातें करने का आदी नहीं हूं जावेद साहब। 98-99 की हिस्ट्री उठा लें, जब मुझे फाइनेंस जिन दिनों में दिया गया, 1998 की बात करो, 69 पे डॉलर टच कर गया था। आज जो मोस्टली प्राइम पार्लियामेंटेरियन नेशनल असेंबली में बैठे जिन्होंने तकरीरें की थी कि दिसंबर 98 में 100 रुपए का हो जाएगा, हमने करेक्टिव मेजर्स लिए, हमने मुझे फाइनेंस दिया गया, अल्लाह के फल से 52 पे आया और बाइंग सेलिंग का फर्क 20 पैसे रह गया।
बाय फरवरी 1999 वी वर ओके। इसी तरह आप आ जाए 2013 में, 2013 में ये प्रिडिक्ट हो चुका था कि पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबल कंट्री है। आपके 100 के करीब 98-99 के करीब डॉलर था, और देखते देखते वो 111 पे गया, और कुछ सियासतदानों ने शर्त लगाई कि जी अगर नीचे आ जाएगा 100 से तो हम रिजाइन कर दें। सेनेटर इसाक डार साहब, मुझे जाने ब्रेक पे, और आपने सवाल को जिस तरीके से हैंडल किया है कि आपने कहा कि हम डॉलर को अपने दौर में कंट्रोल में रखा और हम उसको नीचे लेके आए। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो मिनी बजट पाकिस्तान के इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। ख्वाजा हज़रात, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाजा हज़रात। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसाक डार से। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक अभी रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि सरप्राइजिंग इम्प्रूवमेंट इन पाकिस्तान इकॉनमी में आ रही है, और उनका ये कहना है कि इकॉनमी विल ग्रो बाई 3.4% इन द करंट फिजिकल ईयर एट 4% इन 22 एंड 23, क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुई हैं। वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है। वो ये रिपोर्ट कहती है कि इम्प्रूव हुआ है फाइनेंशियल वायबिलिटी पावर सेक्टर में। आप क्या कहते हैं? अच्छा, अगर इजाजत हो तो मैं जावेद साहब के 1 मिनट में पूरा कर लूं जी। उनकी 2-3 चीजें उन्होंने जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्होंने ट्रेड डेफिसिट की बात की। इट इज अ वरीसम पोजीशन। 6 महीने के जो नंबर्स आए हैं, करीबन $25 बिलियन का तजारती खसारा है। $25 बिलियन का हाईएस्ट इन पाकिस्तान। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इन्होंने अभी दिसंबर के फिगर्स नहीं रिलीज किए। 5 महीने के जो फिगर्स हैं वो एवरेज 1.4 बिलियन महाना, यानी करीबन $17 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट भी होने जा रहा है। यानी पाकिस्तानी लोगों ने जो रेमिटेंसेस ज्यादा भेजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपने जमाने में 13 बिलियन से उठाया और 20 पे ले गए, 50% इजाफा किया। इनके जमाने में भी उसमें जो है 50% इजाफा हुआ 3.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानी जो ओवरसीज उनका शुक्रिया, उसको इस्तेमाल करने के बावजूद जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि ट्रेड डेफिसिट और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस होता है, वो इस वक्त 17 बिलियन के यानी एवरेज टच करने जा रहा है इस साल। और इनका वन एंड ओनली क्लेम था कि जी हमने, मुस्लिम लीग नून ने बड़ा हाई छोड़ दिया करंट अकाउंट डेफिसिट 19 बिलियन पे, हमने उसको काबू कर लिया। और वो जो काबू किया वो कहीं पूरी एक प्रोग्राम होना चाहिए कि क्या तबाही की पाकिस्तान की, क्या बिजनेस इंडस्ट्री की तबाही की, क्या पाकिस्तान की ग्रोथ की तबाही की। अब मैं आता हूं आपकी तरफ इफ्तिखार से, जो आपने सवाल किया। अगर तो ये मेरे नजदीक ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, ये छपी है, ग्रेटफुल कि आप इसको यानी फ्लैग कर रहे हैं। ये व्हाट इज दिस रिपोर्ट, क्या कह रही है? आपका पाकिस्तान छोड़े कौन सी हुकूमत थी, आपका पाकिस्तान 5.8% पे था 2018 में। अगर धरने 3 ना होते, अगर ये जो इस वक्त हुकूमत में बैठी है पॉलिटिकल पार्टी, ये पाकिस्तान को तमाशा ना बनाती 2014 ऑनवर्ड्स, तो शायद आपकी ग्रोथ रेट 7% पे होती। आपको आज वो अगर 3% प्लस कह रहे हैं और अगले साल 4 कह रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए कुछ सेलिब्रेशन का मुकाम है? यानी आप पहले 100 मंजिला इमारत को आप गिरा के उसको 70 मंजिला तबाह कर दें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको उठाएं तो आप एंजॉय करें। भाई $51 बिलियन का इन्होंने जीडीपी ग्रोथ, हमने 83 बिलियन इंक्रीज की थी अपने 5 सालों में, इन्होंने आते उसको 51 बिलियन से माइनस कर दिया, कम कर दिया। तो ये अगर तो यही क्राइटेरिया, तो मैं आपके और आपके साथियों को इफ्तिखार साहब जरा रिक्वेस्ट ये करूंगा कि 2016 का दुनिया के ग्लोबल सारे इदारे एक है जी, वर्ल्ड बैंक, IMF, अपना स्टैंडर्ड पुअर, मूडीज, फिच, किसी को उठा ले, आप देखिए कि क्या तारीफें होती थी पाकिस्तान। ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट आई है, चल के आए। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आपको कॉम्प्लीमेंट करने आया, IMF की क्रिस्टल गार्ड पाकिस्तान में कॉम्प्लीमेंट करने आई कि आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। 2 दफा एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट नकौक करने आया। तो अगर वो था तो फिर पाकिस्तान को चलने देना था ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कौमी सलामती पॉलिसी को आपकी इकोनॉमी की पॉलिसी के साथ रिलेट कर दिया है, और जबकि इकोनॉमिक सिचुएशन आपके और पूरे पाकिस्तान के सामने है।
मेरा सवाल यह है कि आने वाली जो भी हुकूमत है, क्या इस इकोनॉमिक्स कोलैप्स से आप अपनी कौमी सलामती को कैसे मैनेज कर सकेंगे? देखिए, एक तो ये है कि हमें ये सिचुएशन नहीं आने देनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि अपना इमरान खान साहब उस चीज का जवाब दे रहे थे जो सारी दुनिया इस वक्त पढ़े लिखे लोग फ्लैग कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के मरकजी बैंक को आपने उस नहज पे लाके खड़ा कर दिया। उसकी वजूहात है भाई दी पे। मैं समझता हूं कि वो क्यों कहा IMF ने, क्योंकि आपने एक तो रिजर्व दिखा रहे हैं कि जी हमारे मुल्क के रिजर्व जो है वो स्टेट बैंक 19+ बिलियन हो गए हैं, लेकिन आपने सऊदी अरेबिया का 3 बिलियन तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बुक नहीं किया, आपका 2 बिलियन यूए का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बुक नहीं किया, आपका $500 मिलियन कतर का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बुक नहीं किया। दिस इज अनयूजुअल। आपने वो सीधा स्टेट बैंक की बैलेंस शीट पे डाल दिया और उसकी लायबिलिटी दे दिया। अब उसकी टर्म जो है वो मीडिया बहुत डिस्कस कर चुका है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। तो हमने ये सिचुएशन खुद अरप्ट की है। कोई वजह नहीं है कि हम उनको उस नहज पे ले जाएं ऐसे लेंडर्स को। मैं भाई दी ये भी आपको बता दूं, मेरी जो हमेशा अप्रोच रही है, मैं भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफा ये मेन काम किया मैंने फाइनेंस का। देखें, यू आर ए सॉवरेन कंट्री, को हमें IMF भीख नहीं देता, यू आर मेंबर, ये हमारा राइट है। अगर हमारी इकोनॉमिक जरूरियात है तो ये हमारा हक है कि हम उनसे ये लें, को हमें कोई फेवर नहीं है, लेकिन हमें नेगोशिएशन करने का पता होना चाहिए कि हमने क्या लेना है, हमने किन चीजों को इंसुलेट करना है। डॉक्टर साहब, एक तासर उभर रहा है कि जो IMF के साथ इनका मुआहदा हुआ है और जिसको पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है, अगस्त में इतना पैसा पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, IMF से आएगा, वर्ल्ड बैंक से आएगा, और तमाम जो अदारे हैं जो कर्ज देते हैं वो पैसा देंगे, और इधर इतना पैसा होगा कि जितने सवालात हम आज उठा रहे हैं ये इनको मैनेज कर लेंगे वो। क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है? मैं अर्ज करता हूँ इफ्तिखार साहब, एक तो ये लाइटर नोट पे ये है कि ये उसी तरह का मुआहदा है जैसे 6 महीने मीडिया इस हुकूमत को कुछ ना कहे, फिर 6 महीने और कुछ ना कहे, बस हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये अगला 1 साल हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उस तरह की एक लॉलीपॉप दी जा रही है कौम को। ये गलत है। एक ये तो मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। मैं अब सीरियस नोट पे ये पूछूंगा, वो जो पैसे आएंगे वो आपको डोनेशन या कोई ग्रांट्स आ रही है? अब यानी आप कह रहे हैं कि 75 बिलियन लोन और उठा लेंगे, पाकिस्तान के ऊपर बोझ डाल देंगे एक्सटर्नल डेट। वही आपने तो कहा था मैं 10,000 अरब कर्जा कम करूंगा आके, आपने कौम से वादा किया था अगर मुझे इलेक्ट करेंगे तो। आपने 10,000 अरब कम क्या करना था? आप पाकिस्तान की तारीख में एक तरफ 71 साल का कर्जा 25,000 अरब जो 2018 में छोड़ा, इस तरफ आपने 66% कर्जे में इजाफा कर दिया, 16,500 अरब उसमें बढ़ा चुके हैं। आपको शौक था डेट और लाइबिलिटीज दुनिया में जाके पाकिस्तान को बदनाम करने का, 25,000 का फिगर नहीं देते थे, 30,000 अरब। हालांकि वो लाइबिलिटी जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, वो जो अदारे हैं जो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक से उन्होंने पे करना है। इसका मतलब अगस्त में कोई इतना सारा पैसा नहीं आ रहा जिससे पाकिस्तान में खुशहाली का आगाज होगा। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर ये कोई भी पैसा आएगा ना, देखें वो जो कहना ये चाहते हैं कि चूंकि IMF जब तक आपका हेल्थ को सर्टिफाई नहीं करेगा कि ये यानी डायरेक्शन पे चल पड़े हैं, अभी तो टूटा हुआ है, तो दूसरे बैनुल कौमी अदारे जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आपका वर्ल्ड बैंक है, आपको दूसरे अदारे रिलक्टेंट होते हैं आपको पैसा देने के लिए। वो देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है कि नहीं ठीक है। लेकिन वो पैसा भी जो है, अगर जो भी आएगा 20 आए 30 आए, वो पैसा जो है वो एक फ्लो है और एक आपका कर्जा है। तो यानी कर्जा यानी ये कह रहे हैं कि जी ये सिर्फ आवाम को 7-8 महीने के लिए मजीद मैं समझता हूँ कि गुमराह कर रहे हैं। और ये मुनासिब नहीं है। एक साथी हैं मुफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने कल अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अभी लोगों को अगले 2 महीने में पता चल जाएगा कि ये जो मिनी बजट पास हुआ है इससे कितनी तबाहकुन महंगाई आएगी। अगर आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं तो आप जरा वजह बताएंगे किस वजह से आएगी ये तबाहकुन महंगाई? देखिए, मैंने अपना बुखारी साहब गुजारिश ये है कि अगर ये अपने ओरिजिनल प्रोग्राम पे परफॉर्म कर रहे होते तो मिनी बजट आने की जरूरत नहीं थी। ये दूसरा बजट नहीं आया इस फिस्कल साल में। एक ये फरवरी में लाए थे इन्होंने, वो फिस्कल मेजर्स लिए थे, एक ये करीबन सितंबर में ले चुके हैं। ये एक्चुअली टेक्निकली चौथा बजट है इस साल का मेरे नजदीक। ये कहना कि जी 343 अरब के आप सेल टैक्स के यानी लोगों के ऊपर आप इकट्ठा करने जा रहे हैं, 343 अरब का हदफ है। 7 अरब आप इनकम टैक्स के खाते में लेने जा रहे हैं, 350 हो गए।
को 20 से 25 बिलियन आप मोटर व्हीकल्स के हवाले से एडवांस टैक्स और रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीजें इनकम टैक्स वगैरह लेने जा रहे हैं। 370 से 375 अरब के टैक्स लगाने जा रहे हैं, आवाम से निकलेंगे, और उस पर इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, किसी सेक्टर को नहीं छोड़ा। स्टंटिंग तक जो कहते थे जी 40%, मैं तो उस डाटा से एग्री नहीं करता कि 40% पाकिस्तान के बच्चों की स्टंटिंग हो रही है, तो उसके लिए तो उसके जो एंटी स्टंटिंग मटीरियल उसको भी नहीं छोड़ा। यानी इन्होंने बच्चों के दूध को नहीं छोड़ा, हर चीज पे इन्होंने सरेंडर करके भाई आप नेगोशिएट करें, आप इसका ऑल्टरनेट है, अपने अखराजात कम कर लें। आईएमएफ को ये 373 बिलियन जो पूरा करना था, टैक्सेस की जरूरत जरूरी नहीं है। ये अपने 373 बिलियन जो है, अगर ये अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर लेते तो अवाम पे कोई बोझ ना पड़ता। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक सवाल होता है, हम आईएमएफ की बात करते हैं, जब आप भी बैठे हैं, आज की गवर्नमेंट भी बैठती है, जब आप बैठे, क्या ये इंसिस्ट इन्होंने कभी किया है कि आपकी जो सीपेक की जो डिटेल्स है वो भी डिस्कस की जाए? कभी आपसे पूछा है कभी ये बात? जी मेरे साथ मीर साहब मुझे रिपीटेडली मांगते रहे। उसकी वजह थी कि जो कंटेनर पे धरना था, आप जरा निकाल लेना मेहरबानी करके अपनी याददाश्त को और अपने लाइब्रेरी से पुल करें ना जी सारा तफसील। ये हमारे साथी जो थे इमरान खान साहब और असद उमर जो थे, ये कहते थे कि ये कर्जे हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक दूसरा कहते थे ये 8% पे है। वो मुझसे मांगते थे जब मेरा रिव्यू होता था, मैं तो खैर स्टैंड सख्त लेता था। मैंने कहा मेरे साथ जो प्रोग्राम तय हुआ है ना जुलाई 2013 में, उसके अंदर है मैं सॉवरन, आपका कोई राइट नहीं है मुझसे लेने का, मैं नहीं दूंगा आपको। मैंने नहीं दिया, मैंने प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया, 12 के 12 रिफॉर्म्स, अल्लाह की वजह से पहली दफा वन एंड ओनली प्रोग्राम, और मैंने नहीं दिया। इनको देना पड़ा, इनसे पूछें, क्योंकि जब ये गए IMF नेगोशिएट करने के लिए वाशिंगटन, उन्होंने कहा जी आप आए जनाब, वो जरा सीपैक की तो तफसील दें। आप तो कहते थे कि वो 8% है। असद उमर का फिर निकाल लें आप लाइब्रेरी में, असद उमर को वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को, पाकिस्तान मीडिया को बताना पड़ा कि इसहाक डार ठीक कहता था, और ये इन्वेस्टमेंट थी और ये 2% पे थी। भाई आप अपने मुल्क को खुद ही अगर बदनाम करेंगे तो अगले मांगेंगे तो हमसे तो नहीं ले सके। देखें, मैं डिक्टेशन लेने पे बिलीव नहीं करता। मैं उस पार्टी उस लीडर का फॉलोअर हूं कि जो डिक्टेशन नहीं लेता, मियां नवाज शरीफ। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिवैल्यूएशन का कहते थे 8 रुपए। डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आके मैं ये पूछूंगा कि जो स्टॉर्म्स की बात हो रही है कि हो गई हैं और अपना एक्सपोर्ट बढ़ रही है और इम्प्रूविंग दी फाइनेंशियल जो वायबिलिटी थी पावर सेक्टर की, इसके ऊपर आपके जवाब का मैं मुंतज़िर रहूँगा। फ़ाज़िल मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वात नज़रात। हम बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार से, और जब मैं ब्रेक पे गया तो मैं उनके लिए एक सवाल छोड़ गया था। देखिए क्या जवाब देते हैं इसहाक डार साहब। जी डार साहब। जी इफ्तिखार साहब, तमाम प्रोग्राम जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ही करते हैं, और उसके साथ आप स्टैंडर्ड टर्म कोई प्रोग्राम उठा ले, किसी हुकूमत की स्टेटमेंट, किसी वज़ीर ख़ज़ाना का, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स स्टेबलाइजेशन मेजर्स करते हैं ताकि वो जो गरीब तरीन है, हार्ड हिट ना, उनको कोई यानी टारगेटेड सब्सिडी देते हैं। ये सारी चीजें स्टैंडर्ड हैं। मुझे कोई ऐसा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नजर नहीं आ रहा कि जो कि मेरे रुपए की कदर को ठीक कर दे, जो कि मेरे इन्फ्लेशन को नीचे ले आए, जो कि मेरी अपना पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट को रीजनेबल रेट पे ले आए, जो हम कम तरीन पे ले आए थे, 5% पे हम लाए थे, 5.25% पे 6.25 हुआ जाने से पहले, और जो कि कौम और अवाम की गुर्बत और जो उनकी जो आह पुकार है उसका कोई रेमेडी। आप ये समझते हैं कि ये तमाम प्रोग्राम जो एहसास प्रोग्राम के नाम पर हैं, जो हेल्थ कार्ड के नाम पर हैं, जो मिनिस्टर का ये कहना है कि मैं अब लोगों से पैसा निकलवा के रहूँगा, जो लोग टैक्स नहीं देते मैं टैक्स निकलवाऊंगा, मैं जानता हूँ कैसे निकलवाना है, तो ये सब ऐसे रिटोरिक्स है। मेरी अर्ज सुने कि ये जो क्या है एहसास प्रोग्राम, दिस इज अनदर नेम ऑफ बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड। ये वही प्रोग्राम है। ये किसने शुरू किया था? जब मैं 2008 में कोलिशन गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर था, इट वाज माय ब्रेन चाइल्ड। मैंने इंट्रोड्यूस किया, यूसुफ रजा गिलानी पूरी काबीना बड़ी थ्रिल हुई कि बड़ा अच्छा है, गरीबों के लिए आप ये करने लगे हैं। तो हमने शुरू किया 34 बिलियन। मुझे बजट पेश करने का मौका नहीं मिला, हमें रिजाइन करना पड़ा। 13 मई को जजेस बहाल नहीं हुए। उसके बाद
2008 से 2013 ये 34 अरब का प्रोग्राम 40 पे गया, सिर्फ 40 अरब रुपए पे गरीबों के लिए, जो गरीब 3 लोग हैं। हमने आए 2013 में, इसको हमने 40 अरब से उठाया, नंबर ऑफ फैमिलीज भी बढ़ाई, उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया, और इसको हम देंगे 124 अरब पे 5 साल में। 40 से उठाया 124 पे, और 20 अरब यूथ के लिए। ये सारे जो है ना, ये ड्रामे हैं। ये हमारा सारा काम किया हुआ है। इसका नाम चेंज करने से क्या वो नई चीज हो गई है? क्या आपने कोई लहदा पैसे इकट्ठे कर लिए, उसको डाइवर्ट किया आपने, कोविड के पैसों को डाइवर्ट किया आपने, और उसमें भी इतनी ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं कि आपको पता ही है। मैं उसमें तफसील में, हमारे पास टाइम नहीं है प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है, ये हाँ, टैक्स इकट्ठा करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर 3.5 साल जाया हो चुके हैं। अगर मुस्लिम लीग नून की स्पीड से होता तो ये टैक्स अभी तो 6,500 अरब पे होने चाहिए थे, 20% सालाना के हिसाब से इजाफा होना चाहिए था। अच्छा तो डॉक्टर अभी साहब, तो हम कहीं भी नहीं खड़े। अच्छा डॉक्टर तो साहब, बात ये जी कि हमारा मसला यही है इफ्तिखार साहब, कि हम आमदनी को बढ़ा नहीं सके, अखराजात हमारे काबू में नहीं है, और हमने अखराजात में अपनी इकोनॉमिक और फिस्कल पॉलिसीज के फेलियर की वजह से बेपनाह इजाफा कर दिया। अब हम आम आदमी की बात कर लें। आम आदमी का इस वक्त कंसर्न है कि इस वक्त जो बिजली की कीमत है वो बहुत ज्यादा है, गैस की कीमत मिल भी नहीं रही, बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, डॉलर बहुत ऊपर है। मेरा सवाल यह है कि इन तमाम चीजों को लेके आप आम आदमी कैसे सरवाइव करेगा आने वाले वक्त में, और आप अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कैसे मैनेज करेंगे? मैं आई थिंक कि आपने बहुत बेहतरीन सवाल मैं समझता हूं मुझे किया है, और ये एक वन ऑफ या एक क्विक एफर्ट इसका नहीं है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, आपको अपने चीजों को यानी री एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, आपको इन्फ्लेशन नीचे लानी होगी, आपको रुपए की कदर को बैलेंस करना होगा। और ये इफ्तिखार साहब ने पहले जो सवाल किया था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ जो है ये प्राइवेट सेक्टर, ये एनर्जी सेक्टर, बात ये है जी कि किसने कहा था कि 120 को 178 पे ले जाओ? अगर आपने अपने हाथों से वो जो इंपोर्ट करते हैं ना, आप अपना फ्यूल जो है, चाहे वो LNG हो, चाहे वो आपकी फर्नेस ऑयल हो, चाहे तो आपने अगर अपने हाथों से तबाही की है, तो अब उसको तो ये तो अवाम पे ऊपर पड़ रहा है ना। हमने तो 5 साल में देखिए लाइफ लाइन कंज्यूमर है ना, वाली हुकूमत इसको कैसे मैनेज करके अवाम को रिलीफ देगी, ये सवाल है। मैं अर्ज करता हूँ, लाइफ लाइन कंज्यूमर जो था, उठा के देख रहे रिकॉर्ड, 5 साल में 2 रुपए से यूनिट नहीं बढ़ने दिया हमने 5 साल में। आज वो भी इंक्रीजेस को फेस कर रहा है। लाइफ लाइन यूनिट जो सिर्फ 50 यूनिट बेचारा गरीब तरीन आदमी पाकिस्तान में है, और बड़ी बड़ी तादाद है, बड़ी अच्छी खासी कंजम्पशन है टोटल इलेक्ट्रिसिटी को उसकी, क्योंकि वो हमारी आबादी में बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं। तो हमने तो उस यूनिट को 2 रुपए नहीं बढ़ने दिया इन्होंने, और हमने कॉस्ट उसको सब्सिडाइज की। ये उससे भी आज 8 रुपए से ज्यादा ले रहे हैं। जो अगला 100 और जो नॉर्मल अगली स्लैब आती है आप लोगों को जो अप्लाई करती है, साहब आप हमने 8 रुपए पे यूनिट छोड़ा, ये 30 रुपए पे यूनिट ले गए। डॉक्टर साहब, यू आर हार्डली 1.5 ईयर अवे फ्रॉम द जनरल इलेक्शन जो है आपका शेड्यूल। ये जो मेरा ख्याल था आप कहेंगे 1.5 मंथ अवे। आई होप सर यू आर रॉन्ग। अगर ख्वाहिशात पर हम चीज़ें चलाएं जैसे कुछ दोस्त चला रहे हैं इस मुल्क को, तो फिर आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि सर जो महंगाई यहाँ आ गई है, मतलब 400 रुपये का जो घी है पर किलो, क्या आपने कुछ तैयारी की है, कुछ सोचा है, कोई ऐसा मंसूबा बनाया है कि अगर इक़्तिदार आपके पास डेमोक्रेटिकली आ जाए तो ये 400 रुपये की बजाय 350 या 300 रुपये पे बेचना मुमकिन है या नहीं? ये है इफ्तिखार साहब, ये मुमकिन है। हमने मुमकिन करके दिखाया था। 2008-2013 की इन्फ्लेशन एवरेज 12% है, रिकॉर्ड उठा ले। वी ब्रॉट इट डाउन टू 4%। वी ब्रॉट फूड इन्फ्लेशन 2% पे। हमें सर ये है पॉसिबल नहीं सर, ये माय क्वेश्चन इज नॉट टेक्निकल। मैं बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आज जो चीनी का रेट है, आज जो अपना गंदम का रेट है, आज जो घी का रेट है, क्या सियासी जमातें अगर आ जाएं और मौजूदा सियासी जमात चली जाए तो क्या आप वापस ला सकते हैं इन प्राइसेस को? कोई ऐसा मैकेनिज्म आपके पास है? मैं देखें, ये तो नहीं हो सकता कि चीनी वापस 55 पे आ जाए जो हमने 5 साल ऊपर नहीं जाने दी। ये नहीं हो सकता कि दवाइयां जो 300-350% वापस आ जाए। लेकिन एक तो इनका तो परपेचुअल इंक्रीज है, हर हफ्ते इंक्रीज है, हर महीने इंक्रीज है। एक तो वो रुक जाएगी। नंबर 1, लोगों की जो आमदनी को आप बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन को कम करेंगे, आप अपने रुपए को स्टेबल करेंगे, तो उसका डेफिनेटली जो आपने फरमाया ना कि
400 450 से क्या 350 370 आ सकता है, वो आ सकता है। और वो आपने मैनेज करना है, मैनेजेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारी पूरी अल्लाह के फल से तैयारी है, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे, हमने पहले भी करके दिखाया, इंशाल्लाह ये हो सकता है, अल्लाह के फल से पॉलिटिकल जमातें कर सकती हैं। आपने जिक्र किया था सी पैक का, सी पैक को जिसे गेम चेंजर भी कहा था, आपने कहा था ये पाकिस्तान का फ्यूचर इससे मुंसलिक है। एक तासुर ये है कि चाइना की गवर्नमेंट जो है उसने इसके ऊपर गोस्लो की हुई है, इसलिए कि उनका ख्याल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान अपना काम उस रफ्तार से नहीं कर रही है। क्या आप समझते हैं कि ये तासुर दुरुस्त है, और क्या करना चाहिए? क्या ये सी पैक जो है, जिसका पहले भी सवाल किया गया था कि ये कंडीशंस क्या हैं जिस पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप IMF को नहीं बताएंगे, और असद उमर साहब पूरी पैकेज लेके उनके पास चले गए थे और जाके सब कुछ बताया था, ये हम कहाँ खड़े हैं सी पैक के हवाले से? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए सी पैक जो बुनियादी तौर पे था ना जी, वो $46 बिलियन का था। 34 अरब डॉलर उसमें प्राइवेट सेक्टर के थे, जो कि ये लोग कहते थे वो लोन है, वो लोन नहीं थे। और जिन्होंने बिजली के कारखाने लगाने हैं वो हुकूमत को बिजली देंगे, बिजली आवाम को हुकूमत बेचेगी, उनको पैसे देगी, तो हुकूमत का उसमें कोई लेना देना नहीं था। एज सच पाकिस्तान की लाइबिलिटी, हुकूमत पाकिस्तान की लाइबिलिटी नहीं थी। उस बाकी 12 बिलियन थे, 6 बिलियन रेलवे के लिए थे, ML1 जो है उसको वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ हमारी जमाने में, और 3 बिलियन ग्वादर के लिए इस्तेमाल हुआ, और 3 बिलियन जो है वो ये लाहौर से कराची जो है मुल्तान शक्कर अंडर ट्रैफिक थी तो उसके लिए हुआ। 6 बिलियन सिर्फ स्टेट ने लिया, और वो ग्वादर और मोटरवे का एक सेगमेंट जो कि BOT पे नहीं बन सकता, अंडर ट्रैफिक है। तो उसके अलावा फिर 10 बिलियन का पैकेज बाद में हुआ था, उसमें कराची सर्कुलर रेलवे थी, उसमें बाकी सूबों के लिए प्रोजेक्ट्स थे, उसमें KPK के लिए थे। ये आपको याद होगा, मियां नवाज शरीफ चारों चीफ मिनिस्टर को साथ लेकर गए थे। जी। वो बिल्कुल ऑन होल्ड है, उस पे ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। जब आप एक मुल्क को बदनाम करेगी आपकी पॉलिटिकल पार्टी कंटेनर पे चढ़ के, और वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या क्या रवैया होना चाहिए? मुझे बताएं। डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक पे जाता हूँ, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, ये गुफ्तगू का ये सिलसिला और ये सवालात जारी रहेंगे। ख्वाजा साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। ख्वाजा साहब, हम बात कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक़ डार से। बहुत सारे सवाल जो किए जा सकते हैं, और ख़ास तौर पर जब इसहाक़ डार साहब जैसा शख्स आपके पास बैठा हो जो हर सवाल का जवाब देने को तैयार नज़र आता है, एक प्रोग्राम में ये शायद मसला हल ना हो सके, लेकिन मजबूरी है हमारी। डॉक्टर साहब, आपने जब ब्रेक पर जाने से पहले मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि अगर मुमकिन तौर पर आपको इक़्तिदार मिल गया जमहूरी अंदाज में, तो आप महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे, उम्मीद दिलाते हैं, ये कहा ना आपने? ये बिल्कुल इंशाल्लाह माजी का ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से इंशाल्लाह दोबारा उसको ये डूएबल है जी। ये कोई ऐसी जो भी कोई हुकूमत डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, अपनी सही पॉलिसीज पर अमल करे, उसको समझबूझ हो, तो ये सब कुछ किया जा सकता है और होना चाहिए। ये अवाम की, मैं समझता हूँ, हमारे ऊपर हक है। और ब्रेक से जाने से पहले जो सीपैक की बात होती है, असल जो सीपैक का नुकसान हुआ है कि आपका ग्वादर ऑपरेशनल होने के बाद आपने ग्वादर टू काशगर जो है वो आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाने थे। दैट वाज द रियल प्लान। ग्वादर को इस्तेमाल प्रोएक्टिवली वो सारे का काम रुक चुका है। डॉक्टर साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। छोटे छोटे सवाल, एक तो ये मुझे बताएं, एक सम अप करें कि हम कहाँ गलत हो गए और हम इसको रेक्टिफाई कैसे करें, एक। और दूसरा ये मुझे बताएं कि हमें कितना पैसा चाहिए अपनी इकोनॉमी को रीफ्लोट करने के लिए, और क्या आप फोरकास्ट करते हैं कि रुपया और भी डिवैल्यू होगा इन द फ्यूचर? आपने 3-4 सवाल कर लिए पीछे में। एक तो ये है कि आपने फरमाया कि हम कहाँ गलत हो गए, तो हमने स्टार्ट ही गलत किया। हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया बैरूनी कुव्वतों को, और हमने वो चीजें कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए। अब मैं रिपीट नहीं करता, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स का ऊपर जाना, GDP का मनफी में चले जाना 23 साल के बाद, और फिर रेवेन्यू ना इकट्ठे कर सकना, और फिर कर्जों को कम से कम चला रोक ही लेते कि बढ़े ना, उसमें 16,500 अरब। ये सारी चीजें जो है ना, इसका कंपाउंड इफेक्ट है जो आप आज सफरिंग देख रहे हैं, जो इकोनॉमी ग्राउंड हुई है। ये तमाम फेलियर ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि क्या हम इसको यानी काबू पा सकते हैं, और क्या ये बिल्कुल आप अगर अपनी पॉलिसीज को करेक्टिव मेजर्स ले, फौरी लें, और तमाम चीजों को रैशनलाइज करें, इट विल टेक टाइम।
हमें भी 2013 से शुरू होता है, 2016 में हमें फिर वो दुनिया की 18वीं मईशत होने की नवीद मिली थी। प्राइस कूपर जो है, प्राइस वाटरहाउस कूपर की जो रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान ने जिस तरह 3 साल तरक्की की है, इट्स गोइंग टू बी 80th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अभी आपने 3 साल में जो कुछ किया, 3.5 साल में, अब आपको रेट किया जा रहा है 54th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड 2034 में। तो ये जो आपने कहा कितना पैसा चाहिए, पैसे का इससे ज्यादा, पैसे से ज्यादा है कि आपकी पॉलिसीज, आपका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, आपका रैशनलाइज होना चाहिए एक्सपेंडिचर, आपके डेट सर्विसिंग मैनेजेबल होनी चाहिए, आपके इंटरेस्ट रेट लो होने चाहिए, आपका मैशत का पहिया चलना चाहिए। इन्होंने तो कहा था जी कि हम इसलिए इसको किया, डॉलर को हमने किया कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। और मुझे को बताए कि 3.5 साल में कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई है आपने भाई? आपने पाकिस्तान का 1 रुपया लिए बगैर आपने रुपयों में पाकिस्तान का 4000 अरब से ज्यादा नुकसान कर दिया, विच इज ऑलमोस्ट $20 बिलियन, और आपकी एक्सपोर्ट बनी $800 मिलियन। क्या मुझे यार, मुझे खुदा का खौफ करें इस तरह की आवाम को मिसलीड ना करें। एक बड़ा सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान में आपने ग्रोथ को भी मैनेज करना है, आपने माशी तौर पे इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, और नए टैक्स भी नहीं लगाने। तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि आप इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल किए बगैर, टैक्स लगाए बगैर आप रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएंगे जिससे आपके खर्चे और एक्सपेंडिचर बैलेंस होंगे? एनफोर्समेंट अजूर एनफोर्समेंट हमने बहुत कम टैक्सेस लगाए हैं। डॉक्टर साहब ये आप ये एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, अभी वजीर जो है उसने तो कहा कि मैं बहुत ताकत से पैसे निकालूंगा, तो क्या आप उस एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं? देखें, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। फिर उन्होंने कहा था मैं डिवैल्यूएशन मजीद भी करने दूंगा। 152 रुपए पे डॉलर पे आए थे, 178 पे चला गया। उन्होंने कहा था मैं एक रुपए का नया टैक्स नहीं लगाऊंगा, वो लेट गए। उन्होंने अब तो 373 रुपए टैक्स लगा दिए। मुझे ये सरमन जो है ना, हवाई ना दें। चले आप बता दें आपके इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है? जो उन्होंने कहा था वो कुछ भी नहीं किया। आपके इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है? हमारी इन्फोर्समेंट का मतलब वो है कि टैक्सेस कम लगे, लेकिन आप जिनका ड्यू टैक्स है रिकवर करें। हमने उस इन्फोर्समेंट से ही डबल किया नहीं अपना टैक्स 5 साल में। हमने 1940 से पकड़ा, हम उसको 3850 अरब पे ले गए। तो वो इस पर जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। एक तो आपको मुबारकबाद देनी थी कि आपके सेनेटर होने का नोटिफिकेशन बिल आकर हो गया, और दूसरी बात मेरा सवाल ये है कि एक पॉइंट का अगर आप मुझे बता दें कि व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू सेट द इकोनॉमी रोलिंग। कोई एक ऐसा नुस्खा आपके पास है जो आप एडवाइस करें उनके? चले आप पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का दर्द तो आपको है। मेरी अर्जी है कि मैं फ्रैंकली समझता हूँ, ऑनेस्टी के साथ, ये मैं बार मुझे ऑफ एयर इसीलिए किया गया था कि मेरे 7 प्रोग्राम हुए थे अपने इनके आने के बाद, और मुझे ऑफ एयर किया गया क्योंकि इनको सुनने में इनकी तकलीफ है। फिर मैं सोशल मीडिया में आर्टिकल वगैरह लिखता रहा, वो उसका लेते हैं असर जहां इनको फायदा होता है। तो कॉर्पोरेट फॉर्म इन्होंने 15 बेवकूफियां की, मैंने आर्टिकल लिखा, वीलॉग किया, तो इसमें 14 वापस किए। बात ये है कि ये इन ऑल फेयरनेस 3.5 साल हो चुके हैं। आई डोंट थिंक दे हैव द कैपेसिटी टू डू इट। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इनको घर जाना चाहिए। ये वैसे भी इलेक्शन चोरी का था, और ये पाकिस्तान के अवाम को ये दोबारा मैंडेट देने दें, और जिनको वो चुने वो ये काम हो सकते हैं सारे। यू हैव टू हैव वर्क वेरी हार्ड। देखो जी, हमने 6 महीने में मैंने स्टिंट दिलवा दिया था। मैं परमानेंट सर्वाइकल का 19 घंटे काम करके, यू हैव टू वर्क हार्ड। यहाँ तो परवाह नहीं है। यहाँ तो 35-35 लाख अपना मौसीकी पे रात खर्च हो जाते हैं। 28 लाख की आप रुपयों की भैंसे बेचते हैं, 35 लाख एक रात मौसीकी में खर्च कर देते हैं। इनका सारा मिस्टर जनाब सेनेटर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और जो सवालात हमारे ज़हनों में थे उसका जवाब दिया। ख़ुद ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये बहुत लंबा प्रोग्राम चल सकता है, बहुत से सवाल आते हैं, हर सवाल में सवाल छुपा हुआ है और उसके लिए फिर घंटों चाहिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसहाक डार अपने शोबे के मामले में दूसरों के मुकाबले में महारत रखते हैं। आप उनसे सवाल कर लें उनके शोबे का तो वो जवाब के लिए तैयार हैं। वो अपना हिचकिचाहट का आप देखेंगे उनको एहसास नहीं होता। आज उन्होंने कौम को यकीन दिलाया, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन्होंने कौम को यकीन दिलाया है कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं डेमोक्रेटिकली तो वो महंगाई को रोकेंगे। ये वादा नहीं किया कि ये वापस चली जाएगी और जल्दी वापस चली जाएगी। और जिन खराबियों की निशानदेही उन्होंने आखिरी सेगमेंट में की है वो बड़ी अहम है, वो तवज्जो चाहती हैं। ख़ुदाज़ात मुझे
और मेरे साथियों को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।